जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने जो टॉपिक चल रहा था रीट के मॉडल पेपरों का, तो उसी के माध्यम से हम आज फिर पढ़ेंगे 15 प्रश्न। 15 प्रश्नों को पढ़ने का मतलब यह है क्योंकि हमें उन बच्चों को भी साथ में लेकर के चलना है जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, उनको भी इस मैटर का पता चले किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और कहां से कितने प्रश्न आ सकते हैं। इन सभी बातों को जानने के लिए हमें मॉडल पेपर पढ़ने बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं आज के जो अपना मॉडल पेपर है 15 क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं। उससे पहले आपको कहना चाहूंगा वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन आपको दिखाई देगा उसे दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो है वो प्राप्त होते रहेंगे। आज के जो 15 क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं आज अपने। तो हमारे पहले जो 15 क्वेश्चन है उसमें पहला प्रश्न हमारा है वो क्या कहता है। पहले प्रश्न में कहता है ल वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। फिर सुन लेना, ल वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। ऑप्शन में है मूर्धा, दंता, तालु, कंठा। तो ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो हम हमेशा पढ़ते हैं क्या, लरी तुलसानम दंतः। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। फिर सुन लेना, ये हिंदी वाक्य है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। इसे संस्कृत में अनुवाद करना है। ऑप्शन में दे रखा है पिता पुत्रम क्रुध्यति, पिता पुत्रम क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्रे क्रुध्यति। तो यहां पर देखो फिर से हम एक बार फिर प्रश्न को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे हमें यह पता चलेगा कि वाक्य के अंदर विभक्ति का प्रयोग कौन सा किया था उसने। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, या पर के योग में तो हमेशा सप्तमी होती है, परंतु सप्तमी का यहां पर प्रयोग नहीं कर सकते। हमें यहां पर यह देखना है कि धातु क्या दे रखे है। तो इसने दे रखे क्रोध, और क्रोध में हमेशा 2 ही विभक्ति होती है, पंचमी और चतुर्थी। तो यहां पर पंचमी का कोई रोल भी नहीं दे रखा है हमें। ठीक है, तो हमारी बात आ जाएगी कि पिता पुत्राय क्रुध्यति। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे वाले में चलते हैं। आगे देखा अहम तस्मै धनम ददामि, अहम तस्मै धनम ददामि। वाक्य अस्य वाच्य परिवर्तन कुरुता, यानी इस वाक्य का हमें क्या करना है, वाच्य परिवर्तन करना है। फिर एक बार वाक्य देख लेते हैं, अहम तस्मै धनम ददामि। ददामि मतलब अहम माने मैं, यानी प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति और आगे हमारा ददामि दे रखा है, यानी लट लकार दे रखा है, तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य हो गया। अब इसे परिवर्तन करना है, तो कर्तृवाच्य को हम दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं, भाव और कर्म में। भाव और कर्म की जो कंडीशन है वो क्या कहते हैं, भाव ये कहता है मेरे अंदर कर्म नहीं होता, और कर्म में तो कर्म होता ही है। तो यहां पर अहम तस्मै धनम ददामि, तो धन क्या हो गया, कर्म हो गया ना। धन खुद यानी निश्चित चीज हो गई, उसको क्या दे रहा है वो चीज अगर हमें नहीं पता होता तो उसके अंदर हम ये कह सकते थे भाव हो सकता है, परंतु यहां पर निश्चित पता चल गया धन दे रहा है, तो यहां पर यह भी निश्चित हो गया कि इसमें कर्म वाक्य होगा। अब देख लेते कौन सा है। मया तम धनम दीयते, मया तस्मै धनम दीयते, अहम तस्मै धनाह दीयते, मया तस्मै ही धनम दायते। तो अब यहां पर हमेशा याद रख लेना, मैं बताता हूं आपको कि कर्म वाच्य में प्रथमा की तृतीय तथा उसका जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारा 2 नंबर ऑप्शन जो है उसमें क्या कह रखा है, मया तस्मै धनम दीयते। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है अंतस्थ वर्णानाम कर्म का। अंतस्थ वर्ण का कर्म क्या है, ये हमेशा याद रख लेना। हिंदी और संस्कृत दोनों में इस चीज का अंतर होता है कि अंतस्थ वर्ण यानी यण जो वर्ण होते हैं उन वर्णों में हिंदी और संस्कृत में थोड़ा अंतर होता है। वो क्या होता है, ऑप्शन में देखो इसने क्या दरकार, व य र ल, य र ल व, य र व ल, य व र ल। अब यहां पर ऑप्शन में देखो कि अंतस्थ वर्णनम कर्म कह, संस्कृत की बात कर रहे हैं तो हम संस्कृत वाला ही ऑप्शन लेंगे। इसने तो दोनों ऑप्शन लगा के दे रखे हैं, परंतु हम बात किसकी करेंगे, केवल संस्कृत की। तो संस्कृत में याद रख लेना ऑप्शन नंबर 4 जो दे रखा है य व र ल, ये ऑप्शन सही होता है। और हिंदी के अंदर य र व और ल सही होता है।
ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर संस्कृत का 4 और हिंदी का 3 हो जाएगा। छात्राः गुरवे नमस्कुर्वन्ति, छात्राः गुरवे नमस्कुर्वन्ति। अब गुरुवे का मतलब चतुर्थी विभक्ति आ गया, तो गुरु के लिए नमस्कार करता है। वैसे भी नमस्कार के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी योग होती है। तो यहां पर हमें बताया वाक्य में संशोधन करना है, ठीक है। छात्राः गुरुं नमस्कुर्वन्ति, छात्राः गुरु नमस्कुर्वन्ति, छात्रा गुरो नमस्करोति, छात्रा गुरौ नमस्कुर्वन्ति। तो यहां पर हमें क्या याद रखना है कि इस वाक्य को फिर से पढ़ लेंगे प्रश्न को। इसने कहा छात्रा गुरुवे नमस्कुर्वन्ति, नमः की योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये तो हम जानते हैं, परंतु हमें क्या बताना है? छात्र गुरु को नमस्कार करता है, गुरु के लिए नमस्कार नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि के लिए हम कोई वस्तु दे सकते हैं परंतु के लिए नमस्कार कैसे देंगे, ठीक है। तो यहां पर कहता है गुरु को नमस्कार करता है, तो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या कहता है? छात्राः गुरुं नमस्कुर्वन्ति। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे काव्य शास्त्र विनोदेन कालो रिक्तान धीमताम रिक्तानम पूरित्वा शुक्तिम निर्मापयत, यानी ये शुक्ति है कालो गस्ति धीमताम रिक्तान, ठीक है। तो यहां पर धावती गच्छति पिबति पश्यति, तो मैंने वैसे बोल भी दिया शुक्ति के अंदर। काव्य शास्त्र विनोदेना कालो धीमताम, बीच में आ जाएगा गच्छति, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो भी बता देता हूं। काव्य शास्त्र विनोदन का मतलब है जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो काव्य शास्त्र इत्यादि को पढ़ करके सुन करके अपना समय व्यतीत करते हैं। शिक्षाया प्रमुख उद्देश्य किम भवेत्, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? धनोपार्जनम, स्वार्थ साधनम, सर्वांगीण विकासः, सर्वत्र भ्रमणम। तो शिक्षा का हमेशा मुख्य उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास, यानी सभी अंगों का विकास हो, उसके अंदर धन की भी होगी, फिर शारीरिक भी होगी, मानसिक भी होगी, आध्यात्मिक भौतिक सब चीजों का विकास होगा, तभी वह आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। आगे है हमारा छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कथम क्रियते। फिर सुन लेना, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कथम क्रियते। ऑप्शन है दर्शनेन, परीक्षया, मूल्यांकनेन, भाषणेन। तो हमेशा याद रख लेना कि छात्र ज्ञानात्मक क्षेत्र में, ज्ञानात्मक मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, परीक्षण कथम क्रियते, उसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं? तो उसकी हमेशा परीक्षा लेकर के उसकी परीक्षण कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा परीक्षया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। संप्रेषणाया किम कर्तव्यम, संप्रेषण का क्या कर्तव्य है? तो कहता है पूर्ण सज्जा, सहायक सामग्री, भ्रमणम, भाषणम। तो संप्रेषणाया, संप्रेषण का कर्तव्य क्या? संप्रेषण का मतलब आमने सामने, प्रेषण का मतलब होता है भेजना, आमने सामने आदान प्रदान करने का कर्तव्य क्या है? तो यहां पर होगा पूर्ण सज्जा, ठीक है, याद रख लेना। 1 नंबर ऑप्शन होगा हमारा पूर्ण सज्जा। कई ही अमूर्त वस्तुनः संकल्पा मूर्तिमती भवति। फिर सुन लेना, कई ही अमूर्त वस्तुनः संकल्पना मूर्तिमती भवति। अब इसने क्या पूछा है वो ऑप्शन देकर के पता लगाते हैं। पत्रकई, दंडई, चित्रई, पुस्तकई। क्या कहता है? कई ही अमूर्त वस्तुना, यानी कोई अमूर्त वस्तु है, संकल्पना मूर्तिमती भवति, केवल संकल्प मात्र से ही मूर्ति के रूप में हम उसे प्रकट कर सकते हैं। तो कहता है पत्रकई, दंडई, चित्रई, पुस्तकई। किस चीज से? तो हम केवल हमारे दिमाग में सोच करके उसकी आकृति बनानी केवल चित्र से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो चित्रई ही ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फिर है छात्राणाम सुलेखः लेखन शैली अभिव्यक्ति च कई प्रश्न ही पृच्छयन्ते। दोबारा सुन लेना, छात्राणाम सुलेखः लेखन शैली अभिव्यक्ति च कई प्रश्न ही पृच्छन्ते, ठीक है। छात्र के सुलेख लेखन शैली जो है उसकी अभिव्यक्ति को किस प्रकार के प्रश्नों से परीक्षण किया जा सकता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही, निम्नात्मक प्रश्न ही, लघुत्रात्मक प्रश्न ही, अति लघुत्रात्मक प्रश्न ही। तो हमेशा याद रखना, बच्चों की अगर राइटिंग को हमें अगर अच्छी तरह से देखना हो, उसका परीक्षण लेना हो, तो उसके लिए हमें उसे निम्नात्मक प्रश्न देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 निम्नात्मक प्रश्न सही होगा। फिर है नियमान प्रस्तुय उदाहरण ही बोधनम इत्यत्र कोयम विधि। नियमान प्रस्तुय उदाहरण में या उदाहरण के ज्ञान में यहां पर कौन सी विधि बतलाई गई है? तो निगमन विधि, परायण विधि, आगमन विधि,
सूत्र विधि। तो मैंने ये जब विधियां पढ़ाई थी आपको, आगमन और निगमन जब विधि पढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था नियम की बात आए तो निगमन, उदाहरण की बात आए तो आगमन। यहां पर किसकी बात आई है? नियमान। तो ऑप्शन नंबर 1 निगमन सही हो जाएगी हमारी। ठीक है। अभिन्न विधि प्रयोग कुत्र क्रियते। अभिन्न विधि का प्रयोग कहां किया जाता है? कथा शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, नाट्य शिक्षणे, गद्य शिक्षणे। ये तो आप सब जानते हो। अभिनय कहां किया जाता है? नाटकों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, नाट्य शिक्षणे। प्रोफेसर वीपी वोकिल महोदय संस्कृत शिक्षणे कस्य विधि प्रयोग कृता। अब वोकल महोदय ने कौन सी विधि का प्रयोग किया था, इसके बारे में पूछा इसने। तो कहता है अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, पाठशाला विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो यह हमेशा याद रखना, वोकल महोदय ने जिस विधि का संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किया था ना, उस विधि का नाम प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाई भी थी, उस वक्त भी बताया था कि इसको प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रोफेसर वीपी वोकल महोदय थे। और आगे वाला अंतिम प्रश्न हमारा, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य अंतिम कौशलम विद्यते। अब संस्कृत भाषा शिक्षण में जो अंतिम कौशल है हमारा वो क्या है? सबसे पहले तो आपको मैंने पढ़ाते समय भाषा कौशल जब पढ़ाया था तो बार बार आपको उसका सूत्र बताया था, सर्वपल्ली। ठीक है, सर्वपल्ली नाम अगर आपको याद है तो आप भाषा कौशल के अंतिम चाहे प्रथम चाहे द्वितीय तृतीय कोई भी आपको पूछ ले भाषण कौशल के बारे में आप बता सकते हो। इसमें ऑप्शन दे रखा है संभाषणम, श्रवणम, पठनम, लेखनम। तो सर्वपल्ली अंतिम में अक्षर कौन सा रहा है? ली माने लिखना, और लिखने का वो संस्कृत में कहते हैं लेखनम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, लेखनम। ठीक है, तो ये हमारे आगे आज के 15 प्रश्न। आगे के जो 15 प्रश्न है वो वाच्य परिवर्तन के, गद्यांश के, पद्यांश के आएंगे, तो उनको भी हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं पर विश्राम करते हैं। साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन उसे दबाइए, और लाइक शेयर कमेंट तो आपको करना ही करना है। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।